हाँ जी बेटा लोग, हम लोगों ने अपने बेटा ने टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी, जहाँ पे हम लोगों ने ये जाना था एनाटॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी वर्ड का मतलब था एना मींस अंडर या इनर, और टॉमी का मतलब था कट, कि हम किसी भी चीज को जब कट करेंगे तो उसके अंदर का अरेंजमेंट को देखेंगे कि कैसे उसमें टिश्यू, कैसे उसमें ऑर्गन अपने आप को ऑर्गेनाइज किए हुए, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। उसको पढ़ने वाली जो ब्रांच ऑफ द बॉटनी होगी वो क्या कहलाएगी यहाँ पे आपकी एनाटॉमी। तो सिंपल से डेफिनेशन आप लोगों ने कही थी, इट्स ए ब्रांच ऑफ द बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में जो पढ़ेगी वो बन जाएगी यहाँ पे आपकी एनाटॉमी। फिर आपने ये कहा था कि जब भी हम प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ड आता है बेटा जो टिश्यू। तो हमने सबसे पहले टॉपिक शुरुआत की थी टिश्यू क्या होता है क्या नहीं होता। आपने कहा था दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू का नाम होता है मरिस्मेटिक टिश्यू। एक्चुअली ये एक लैटिन के वर्ड था मरिस्टोज, जिससे ड्राई हुआ है। मरिस्टोज वर्ड का मतलब होता है डिवाइड। तो कोई भी ऐसी सेल जो डिवाइडिंग है मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी यहाँ पे मरिस्मेटिक सेल है, और उन सेल्स का जो ग्रुप बन जाता है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे मरिस्मेटिक टिश्यू। आपने कहा सर जो सेल्स डिवाइड करना बंद कर देगी और मिलके काम करेगी मैं कहूंगा वो बन जाएगा सिंपल टिश्यू। आपने कहा सिंपल में फिर दो बात होती है, क्या वो एक ही टाइप की सेल से बना है और अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना है। एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना वो बन जाता है सिंपल, अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना वो क्या बन जाता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। आपने कहा सिंपल के फर्दर तीन टाइप है, वो किस बेसिस पे ऐसी कह दी उसकी हम बातें आगे करेंगे आपके साथ में। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में दो वर्ड आते हैं आपका, आपने कहा था जाइलम और फ्लोएम। आपने कहा था जाइलम भी चार तरह की सेल से मिलकर बना है, जाइलम स्केलेनकाइमा, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम फाइबर्स। आप कहते हो जाइलम आपका यहाँ पे पेरेन्काइमा, या वेसल्स आप कहते हो वेसल्स, ट्रैकिड, स्केलेनकाइमा और आपके पेरेन्काइमा, चार से मिलकर बना है। ऐसे आप कहते हो हमारा जो फ्लोएम होता है वो भी चार से मिलकर बना है, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, जाइलम फ्लोएम के फाइबर्स होंगे, फ्लोएम की पेरेन्काइमा होगी, और मिलकर एक ही काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड और कंडक्शन ऑफ द वाटर। तो आपने कहा एक ही काम, वो सब क्या है यहाँ पे आपका टिश्यू को बनाने की बातें कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने बेटा डिटेल में पढ़ना शुरू किया था अबाउट द मेरिस्टम। आपने पहले मेरिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जाने थे कि जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल होगी उनके कुछ फीचर्स होंगे, और उसमें हमें फीचर्स में बातें की थी कि वो साइटोप्लाज्म जो उसका होगा कैसा होगा, वहाँ पे डेंस होगा, उसका न्यूक्लियस जो होगा प्रोमिनेंट होगा, उसमें ईआर जो होगा वो लेस डेवलप होगा, उसका वैक्यूल स्मॉल होगा या फिर एब्सेंट होगा। आपने कहा था वहाँ पे जो भी हमारा क्या बोला था मोर वर्ड, वहाँ पे सेल वॉल जो होता है वो कैसा होता है क्वाइट बेटा जो वहाँ पे थिन होता है, इलास्टिक होता है, बना होता है किसका, सेलुलोज। ऐसे सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेलुलोज, प्राइमरी सेल वॉल। अब इसके बाद हम फिर दो वर्ड को मिस कर गए थे, पहले उन दो वर्ड्स की वहां बातें करते हैं। एक वर्ड आता है व्हाट अबाउट द पैकिंग ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, उनकी पैकिंग कैसी होगी। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, पैकिंग की बात। तो मेरिस्टेमेटिक में एक बात ऐड करना उसके फीचर्स में, अबाउट द पैकिंग ऑफ द सेल, कैसे वो अपने आप को पैक करके रखती है। आपने कहा था ग्रुप ऑफ द सेल है, और अगर वो सेल का ग्रुप बनेगा ईशा जी, अगर एक सेल का ग्रुप बनेगा तो ग्रुप बनते टाइम पे क्या सेल्स के बीच में स्पेस होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तो उसका आंसर होगा दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। सेल टूटने लग रही है, नई नई सेल बनने लग रही है, तो जब नई सेल बनती है बिल्कुल उसे एडजेसेंट में बनती है। तो आप ऐसे सोच के देखो, ये सेल है टूट गई, फिर दो सेल बन गई, कैसे बीच में सेल और बन गई, तो सारी सेल्स का जो अरेंजमेंट हो कैसा है बेटा जब का कॉम्पैक्ट है। अब एक वर्ड आता है इंटरसेलुलर स्पेस। क्या वर्ड आता है, इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब क्या है बेटा जी यहाँ पे दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट दिस स्पेस, एब्सेंट होगा। जब आप ये कह रहे हो कि कॉम्पैक्ट पैक है तो स्पेस क्या होगा यहाँ पे, तो ये फीचर लिखेगा बेटा, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। सेल के अंदर की अगर बात करूंगा तो मैं कहूंगा बेटा वो बन जाएगा इंट्रा। अगर मैं सेल के अंदर की स्पेस की बात कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, सेल के अंदर तो स्पेस वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स अरेंज है, हम जब उसकी बात करेंगे बच्चा वो बनेगा इंट्रासेलुलर। हम सेल्स टू बिटवीन द टू सेल्स की बात करेंगे वो बन जाएगा इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर कैसा होता है इनके पास, पूरे सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स से सब अरेंज तो है ना यहाँ पे, मतलब उसमें स्पेस कितना होता है, स्पेस नहीं पूरे सारा फ्लूइड से भरा पड़ा है। हाँ जी सर कभी कॉम्पैक्टली पैक भी होने पर सर थोड़ी स्पेस तो रहेगी इसमें। पूरा जब कॉम्पैक्ट पैकिंग आपने कर दिया तो सोचो जब चीज कॉम्पैक्ट पैक रहेगी तो फिर स्पेस कहाँ छोड़ोगे आप। सर अगर चार को ऐसे भी जोड़ेंगे तो सर ऐसे आप ये सोचो ना पूरे, ये एक सेल है, ये एक सेल वॉल है उसकी, ये सेल टूट के दो सेल बने, फिर उसके यहाँ पे सेल वॉल आ गई,
फिर ये सेल टूटी, फर्दर ये टूट के फिर ऐसी सेल वॉल बनी यहाँ पे, तब इसको फिर आपने तोड़ा, फिर ऐसे बनी है। तो सब कुछ पैक है बाहर। और अगर है तो नाइदर, मतलब बहुत ही ना के बराबर सेल है यहाँ स्पेस, तो हम बोलते हैं स्पेस यहाँ पे कैसी बेटा, जबकि अब सेम, क्योंकि कॉम्पैक्टली अपने आप को क्या क्या बैठी बेटा यहाँ पे पैक के बैठे। एंड इट्स द ओनली रीजन कि यहाँ पे कभी वायरस इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। हम इसे याद रखना, वायरस हर सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, बट प्लांट में कभी वो मरिस्मेटिक सेल को इन्फेक्ट नहीं करता। उसकी रीजन है कॉम्पैक्ट पैकिंग है। सेकंड रीजन उसका यहाँ पे दे आर द फास्ट डिवाइडिंग सेल, दे आर द फास्ट डिवाइडिंग। अब एक वायरस को अपने डीएनए को पहले इंसर्ट करना है, किसमें, यहाँ पे होस्ट के डीएनए में, फिर होस्ट की मशीनरी को यूज करके उसे अपने आप को क्या करना, वहाँ पे रेप्लिकेट करना, अपनी कॉपीज बनानी है। इट नीड्स टाइम, उसे टाइम चाहिए, बट इतना टाइम ये सेल उसे देगी ही नहीं। सेल का बार बार काम क्या होता है, डिवीजन का, तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि अपने आप को यहाँ पे डिवाइड कर सके, अपने आप को प्रोपागेट कर सके। यहाँ पे तो हम कहते हैं मेरिस्मेटिक सेल इज द ओनली सेल इन द केस ऑफ द प्लांट दैट नेवर गेट इन्फेक्टेड विद द वायरस। ओके, अब बात आती है व्हाट अबाउट द शेप ऑफ द सेल, कि सर यहाँ पे शेप कैसी होती है सेल की। यहाँ पे शेप होती है ओवल होगी, राउंड होगी, स्फेरिकल होगी, आप कहोगे बेटा जी यहाँ पे आपकी पॉलीगोनल होगी, बट एक लाइन सबसे जरूरी होगी बेटा, दे ऑल आर द आइसोडायमेट्रिक। वर्ड क्या आता है, आइसोडायमेट्रिक। यानी कि यहाँ पे जब एक ग्रुप ऑफ द सेल, सब सेल्स का अगर डायमीटर की बात करोगे, डायमीटर हमेशा कैसा होगा उनका, यहाँ पे सेम होगा। तो लिखो मेरे भाई यहाँ पे अगला वर्ड शेप ऑफ द सेल, इसी में लिखना प्रॉपर्टी के अंदर बेटा शेप। अरे ऊपर कहीं जगह होगी, कहीं ऊपर वाले हिस्से में, तो वहां लिख लो बेटा शेप। शेप में लिखना बेटा जी आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल। इससे पहले मैं एक टॉपिक और थोड़ा मिसिंग रह गया था, आपको अपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी घर जाके आज? यस सर। सारे झूठ बोल। सर पढ़ी है। उसने ग्रीक वर्ड दिया हुआ था, मैं इसको आपने ग्रीक और लैटिन हम जब भी वर्ड यूज करते हैं बायो में, आइदर फ्रॉम द ग्रीक आइदर फ्रॉम द लैटिन। देना अगर एनसीईआरटी बुक लाइन पीछे रखेंगे। सर एक मिनट रुकना पड़े, एक मिनट। एनसीईआरटी बुक में पैराग्राफ पढ़ा सबसे पहले वाला, ये पैराग्राफ पढ़ा था? चलो तब मुझे बता दो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनाटॉमी। हम एनाटॉमी पढ़ क्यों रहे हैं, हमें इससे फायदा क्या मिलेगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनाटॉमी। सर तो बहुत सारे क्लास में तो बाहर से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हम अगर अंदर से देखें तो बनाओ जरा इंपोर्टेंस बनाओ एक एक करके, क्या क्या आपको इंपोर्टेंस है उसकी। सर जैसे ना हमें वो जो स्पाइन्स और जो वो थॉर्न्स थे ना, वो हमें एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी एनाटॉमी अलग थी। वेरी गुड। पहला देखो हेडिंग डालो जरा, इंपोर्टेंस ऑफ द एनाटॉमी और सिग्निफिकेंस ऑफ द एनाटॉमी। आपने ये कहा द सिमिलर कैरेक्टर, अरे मेरी बात को सुनो पहले भाई, लिखना मत इस वर्ड सिमिलर कैरेक्टर। आपने कहा होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। आपने कहा स्पाइन और थ्रोन दोनों काटे हैं, बट दोनों अलग अलग चीज, एक मॉडिफाइड लीव्स है, एक मॉडिफाइड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ड स्टेम है। हाउ कैन यू से दैट, किस बेसिस पे कहा आपने ये बात? आपने उसके जब अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ही तो कहा होगा ना कि दोनों अलग अलग है या नहीं है यहाँ पे। अरे हाँ है ना। आपने कहा टेंड्रिल, आपने कहा सर पी के अंदर टेंड्रिल है, कुकर बीटा में टेंड्रिल है, या फिर आपने कहा था इन द केस ऑफ स्माइलेक्स में टेंड्रिल है। तीनों जगह टेंड्रिल है, काम एक ही है, कौन सा, ऊपर चढ़ना। बट एक जगह पे कहती हूँ स्टाइप्यूल का मॉडिफिकेशन है, एक जगह कहते हो आपका बर्ड का मॉडिफिकेशन, एक जगह कहता है आपके लीव्स का मॉडिफिकेशन। हाउ कैन यू से दैट जब फंक्शन एक जैसा, दिखने में एक जैसे हैं, तो जब आपने उनका क्या पढ़ा होगा, एनाटॉमी पढ़ा होगा। तो पहला होमोलोगस और एनालोगस के बारे में अगर हमको बताएगा, कौन बताएगा, लिखेंगे बेटा जी। इट टेल्स अबाउट होमोलोगस एंड द एनालोगस स्ट्रक्चर present in the different plant. It tells about the homologous and the analogous structure present in the different plant. अगला बेटा जी,
आप जब बातें करते हो टैक्सोनॉमी की, किसकी बात करते हो? टैक्सोनॉमी ये कहता है कि हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे चीजों को अलग अलग करेंगे। उनमें एक फीचर हम साथ में ऐड करते हैं, कौन से बेटा जी? यहाँ पे एनाटॉमिकल। कैसे ऐड करते हैं? तो मैं कहूंगा टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने में भी हमारी क्या करेगी बेटा जी? हेल्प करेगी। तो लिखो बेटा, इट हेल्प टू सॉल्व टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। अब एक पॉइंट आता है सर, एक ही जीनस से बिलोंग करने वाले डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है, बट वो रहने के लिए अलग अलग हैबिटेट में रहती है, तो हमें दिखाई देता है उनमें स्ट्रक्चर भी क्या हो गए? चेंज हो गए। जैसे आपने कहा ओपनसिया के अंदर से लीव्स मॉडिफाई होके वो आपके स्पाइन बन गई, और स्टेम मॉडिफाई होके क्या बन गई? यहाँ पे फाइलोक्लैड बन गई। अब पॉइंट आता है क्यों? तो मींस ये हमें एनाटॉमी ये बताती है हाउ द ऑर्गेनिज्म गेट अडैप्टेड इन द डाइवर्स कंडीशन, कि जब उनके पास कंडीशन चेंज होगी तो उनमें कैसी अडैप्टेशन होती है, इनके बारे में कौन बता रहा हमें बेटा जी? यहाँ पे एनाटॉमी। अरे हाँ है ना, तो लिखेंगे बेटा जी, इट हेल्प टू स्टडी डिफरेंट अडैप्टेशन इन द डाइवर्स एनवायरनमेंट। जो मेन हमने डेफिनेशन में बताया कि हमें ये बताएगी कि कैसे एक ऑर्गन की फिजियोलॉजी या कैसे भैया जी एक जो आपका प्लांट उसमें कैसे काम होता है, तो उस काम को करने के लिए कैसे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, वो हमें पता लगेगा इस चीज को पढ़ के। इस वर्ड का क्या मतलब है? अब आगे जाके फिजियोलॉजी में एक वर्ड पढ़ोगे C3 प्लांट, C4 प्लांट। ये नाम सुना आप लोगों ने? C3 प्लांट, C4 प्लांट। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे दो तरह के प्लांट होते हैं, C3 और कौन सा? C3 वो होता है जिसमें C3 साइकिल, जिसमें मेन एंजाइम होता है रूबिस्को, और एक C4 साइकिल जिनमें कि भैया जी जो प्लांट होते हैं आपका सुगरकेन और मेज, ये जो प्लांट ये C3 नहीं है, प्लांट कैसे यहाँ पे C4। इनमें खाना बनाने के लिए साइकिल बिल्कुल अलग चलती है। क्यों अलग चलती है उसकी जरा एक बार कहानी को समझ के देखना। आप ही कहते हो सर हमारा जो मेन एंजाइम होता है प्लांट में खाना बनाने के लिए वो होता है रूबिस्को। वो क्या होता है? रूबिस्को। नाम को मारो बोली, सिर्फ इन दो वर्ड पे फोकस करो। सी वर्ड का मतलब है कार्बोक्सिलेज। सी वर्ड का क्या मतलब है बच्चा? कार्बोक्सिलेज। एक ऐसा एंजाइम जो CO2 को फिक्स करता है, एक ऐसा एंजाइम जो CO2 को फिक्स करता है, वो क्या बन गया? आपने कहा सर O का मतलब है ऑक्सीजनेज। क्या मतलब है? ऑक्सीजनेज। बट ये एंजाइम के साथ में एक और भी एबिलिटी है, ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। ये किसको फिक्स करेगा? ऑक्सीजन। अब जरा सोचो प्लांट के अंदर क्या कहानी होती है। प्लांट ऐसा कुछ करता है कि वो RUBP एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट के ऊपर CO2 को फिक्स करता है और उससे बना देता है वो आपका PGA नाम के कंपाउंड, और उससे खाना बनने का काम होगा। ये सब पढ़ोगे आप आगे जाके फिजियोलॉजी में। पर पॉइंट को समझ के देखो, एक सबस्ट्रेट है उस पे वो CO2 को ऐड करता है, एक कंपाउंड उसे फिक्स कर देता है। ये काम करने के लिए पारस कौन इन्वॉल्व हुआ? रूबिस्को। बट अगर आपने इसी रूबिस्को को भैया जी आपने ऑक्सीजन दे दी, क्या दे दी आपने? ऑक्सीजन। तो भैया जी ये इसी के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, इसको तोड़ देगा दो कंपाउंड में। और भैया जी यहाँ पे आप कह रहे हो CO2 क्या होता है? फिक्स होता है। प्लांट O2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। कहानी फिर पलट जाएगी। वो O2 को क्या करेगा? फिक्स करेगा। CO2 को क्या करेगा? रिलीज करेगा। प्लांट को करना क्या चाहिए? ऑक्सीजन छोड़ना चाहिए, CO2। बट अगर एक प्लांट में कंसंट्रेशन हाई हो जाए किसकी बेटा जी? ऑक्सीजन की, तो वो उल्टा काम करेगा, वो O2 को लेकर CO2 को। ये सारे गड़बड़ कौन करवा सकता है उसके साथ? ये बात समझ में आती है। और मैंने कहा प्लांट में अगर कोई एंजाइम खाना बना सकता तो एक ही एंजाइम, वो एंजाइम कौन है? रूबिस्को। इसके अलावा कोई ऐसा एंजाइम है ही नहीं तो उसकी खाना बनाने में हेल्प कर सके। It is the main enzyme that help in the photosynthesis, that help in the food synthesis। वो मेन एंजाइम कौन है? अब सोचो गर्मियों के अंदर क्या होता होगा। थिंक अबाउट द समर। आपने केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ा होगा, क्या वर्ड पढ़ा होगा? एज द टेम्परेचर इंक्रीज, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ द गैस। अरे गैस की सोलबिलिटी क्या हो जाती है? सही बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने? एज द टेम्परेचर इंक्रीज सोलबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। जरा सोचो, लॉजिक लगाओ। ये सर प्लांट का स्टोमेटा है, यहां से स्टोमेटा से CO2 अंदर आई,
CO2 अंदर कहाँ है बेटा जी आपकी साइटोप्लाज्म में अंदर आई, यहां से बैठा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, क्या बैठा हुआ है, वो फिर कहां गई होगी, इस क्लोरोप्लास्ट में गई होगी, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बैठा होता है कौन एंजाइम बेटा जी आपका, मतलब CO2 को डिसॉल्व होना पड़ेगा किसमें, साइटोप्लाज्म में। अरे हाँ या ना? अब आपने कहा सर टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, तो डू यू थिंक यहां तक CO2 पहुंच पाएगा? बट आप ये कहते हो सर इस क्लोरोप्लास्ट में लगातार ऑक्सीजन क्या होने लग रहा है बेटा जी आपका, बनने लग रहा है, ऑक्सीजन लगातार बनने लग रहा है। जब उसे यहाँ लगातार ऑक्सीजन मिलने लग रहा है बट CO2 बाहर से आ ही नहीं रहा है उसके पास में, तो क्या लगता है क्या वो इस O2 को फिक्स करेगा, CO2 को फिक्स करेगा? उसको ज्यादा क्या मिल जाएगा, उसे तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब प्लांट वैसी गर्मी के अंदर तो वैसे CO2 को फिक्स करेगा नहीं, गर्मी में क्या करेगा, सिर्फ O2 को फिक्स करेगा, CO2 को छोड़ेगा। सोचो अगर दुनिया में ऐसा हो गया तो फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे? अरे कंडीशन समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट जब आपको ये पढ़ोगे कि भाई C4 प्लांट जो है वो इवोल्व हुए, जो मोस्ट इवोल्व प्लांट है वो कौन है बेटा जी यहाँ पे, C4, उसने अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लिया, उसने अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर और उसने एक नया स्ट्रक्चर बनाया। उसने स्ट्रक्चर क्या बनाया, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेना मेरे भाई। यहाँ पे एक्चुअली उसने बाहर पे जो सेल बैठाई, उन सेल का हमने नाम रखा बेटा जी बंडल सीड सेल, क्या नाम रखा बेटा जी उनका यहाँ पे, बंडल सीड। और इन सेल में उसने एक नया एंजाइम लेके आया, उस एंजाइम का नाम क्या था बेटा जी, पेप कार्बोक्सिलेज, नाम क्या था उसका, और इसकी एफिनिटी है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा जी यहाँ पे, CO2 के लिए। O2 को कोई फिक्स नहीं करता, और इससे अगर जरा सा भी CO2 मिल गया तो उसे भी क्या कर लेगा, वैसे कैप्चर कर लेगा। तो इसने कहा कि वैसे यहाँ पे जब क्लोरोप्लास्ट में स्टोमेटा खुला, जब लीफ में स्टोमेटा खुला, CO2 जरा सा भी अंदर आया, पेप ने उसे क्या किया बेटा जी, फिक्स कर दिया। पेप ने उसे क्या कर दिया, और अंदर जो सेल है वो सेल कौन है बेटा जी यहाँ पे आपकी पत्ते की मेन सेल कौन सी बेटा जी, मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के पास बैठा होता है एंजाइम कौन सा बेटा जी, रुबिस्को। तो इस रुबिस्को के लिए CO2 को फिक्स करने का काम कौन करेगा, ये एंजाइम करेगा। पहले ये CO2 को फिक्स करेगा, उसका लेवल क्या करेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ताकि इसे बहुत ज्यादा क्या मिल सके, यहाँ पे CO2 मिल सके, ताकि ये अपना काम कर सके। अगर सोचो अगर प्लांट ने अपनी एनाटॉमी ऐसे ना की होती तो क्या लगता है वो सर्वाइव कर पाता क्या? बट हमें ये बात समझ में कब आई, जब हमें C4 की फिजियोलॉजी तब समझ में आई जब मैंने उसकी क्या पढ़ी, यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ी। मेरे को ये समझना था कि भाई C3 प्लांट जो है वो सर्वाइव कर रहा है, बट उसके पास एक प्रॉब्लम है कि उसके पास तो रुबिस्को बैठा हुआ है, तो सर्दी के अंदर वो सर्वाइव कर जाएगा, बट गर्मी के अंदर सर्वाइव ही कैसे करता है। मुझे इस फिजियोलॉजी को समझना था कि हाउ ए प्लांट एबल टू सर्वाइव इन द समर इन ए हॉट टेम्परेचर कंडीशन, कैसे सर्वाइव करेगा, बिकॉज मेरा लॉजिक ये कहता है उसे सर्वाइव करना ही नहीं चाहिए था। पर जब हमने गर्मी में ग्रो करने वाले C4 प्लांट के पत्ते को जब चीर के देखा कि उसके अंदर एक्चुअली सेल्स कैसे अरेंज है, तो मुझे क्या पता लगा, उसका अरेंजमेंट C3 से बिल्कुल ही कैसा है, अरे कैसा उससे बिल्कुल। तो मेरे लिए वो चीज समझना क्या हो गया, हाँ कि ना? तो मैं चौथा पॉइंट एक बोलूं आपको यहाँ पे, अरे सुन लो भाई पहले, टू अंडरस्टैंड द प्लांट फिजियोलॉजी, टू अंडरस्टैंड द प्लांट फिजियोलॉजी, हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी, यहाँ पे एनाटॉमी की। तो मैं कहूँगा इट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस विद इन द प्लांट। अरे हाँ या ना? देखो बेटा, हाँ जी, नहीं गुरु, उनमें चौथी तीसरी साइकिल तो थी कैम्प साइकिल, वो ना C3 ना C4, वो है कैम्प प्लांट। सर जो भी अपने आसपास प्लांट ग्रो होते हैं सारे C3 प्लांट है गुरु। मेनली समर वाले जैसे मेज हुआ, सुगर केन हुआ, दीज आर द C4 प्लांट बेटा। ओपनसिया, कैक्टस, दीज आर द कैम्प प्लांट। अभी देखो आप टॉपिक से बाहर मत निकलना, आप कहोगे सर ये प्लांट क्या होते हैं। जब मैं कह रहा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी में सारे प्लांट पढ़ोगे वहां के, तो सारी साइकिल पढ़ाऊंगा बेटा, C3 साइकिल भी पढ़ोगे, C4 भी पढ़ोगे, कैम्प साइकिल भी पढ़ोगे। जस्ट मैंने एक टॉपिक को समझाने के लिए वर्ड्स का यूज किया है। मेरे यहाँ टॉपिक में कहीं भी C3 C4 कैम्प नहीं है। ये बात आएंगी जब हम डिटेल में बातें करेंगे इनके बारे में। अरे बात समझ, हम यहाँ एनाटॉमी के बिहार पे पढ़ रहे हैं कि क्या चीज हमारे यहाँ क्लियर हो रहा है मेरे भाई। यहाँ वंशिका जी चीजों पे ये मत ध्यान देना कि यहाँ पे सर C4 क्या होता है, C3 क्या होता है, कैम्प कैसे, इस बात पे मत लेके जाना। ये मैंने अपने पॉइंट को समझाना है कि कैसे एनाटॉमी हेल्प करते टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी। उसको समझने के लिए मुझे एनाटॉमी की कहाँ जरूरत पड़ेगी, मैंने ऐसी चीज आपके एग्जांपल लेके समझाया। क्योंकि जब अगर मैं सिंपल एक लाइन बोलता कि एनाटॉमी हेल्प करती है फिजियोलॉजी समझ, तो आप ये कहते सर कैसे, तो मैं वो कैसे समझा रहा हूँ कि कैसे ये हेल्प करती है।
बात समझ आ रही है बेटा जी? थोड़ा वेट करो, चीजें धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई जब आप उस टॉपिक पे पहुंचोगे। अपना डेजर्ट प्लांट कैन प्लांट है बेटा, उनमें CO2 रात में फिक्स होता है, उनके स्टोमेटा दिन में नहीं रात में खुलते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस होता है दिन के अंदर, उनकी कहानी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। रात को CO2 को फिक्स करेंगे डेजर्ट वाले प्लांट। हाँ रात में कहोगे बिल्कुल CO2 को रिलीज करेंगे क्योंकि उनके पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन होने लग रहा है, उनका जो एंजाइम उसके सिर्फ दिन में काम करता है तो रात में जो CO2 को फिक्स नहीं करेंगे तो उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन 24 आवर्स चलने लग रहा है ना, तो एरोबिक अगर रेस्पिरेशन चलेगा CO2 का एंजाइम प्रोडक्ट बनने वाला है। आपने 2 दिन पहले टॉपिक पढ़ा था निमेटोफोर्स, यस सर, पढ़ा था ना? क्या थी निमेटोफोर्स? जो रेस्पिरेशन के लिए वो बाहर रूट्स निकल के ऊपर आ गई थी, उन रूट्स का नाम क्या था? रेस्पिरेटरी रूट। मतलब एक लॉजिक को समझो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबको एनर्जी को बनाने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा और रेस्पिरेशन करना है तो उसे क्या लेना है बेटा? O2 को लेना है, CO2 को रिलीज करना है। अब प्लांट के पास कहानी क्या होती है? O2 वो खुद बनाने लग रहा है, CO2 वो बाहर से लेता है, तो रेस्पिरेशन उसकी बॉडी में चलने लग रहा है। अब जो एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन बनने लग रही है उसी वो क्या कर रहा है? अब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो उसमें O2 बनना भी क्या हो गया? बंद हो गया। अब वो रात में जब खाना बनाएगा नहीं तो CO2 को क्यों लेगा रात में? रात में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, रात में जो एरोबिक रेस्पिरेशन उसके अंदर क्या होगा? उसमें O2 तो यूज होगा, CO2 क्या होगा? उस CO2 का क्या करते उसे यूज नहीं करना रात को। कोई बात समझ में आती है तो लिखो मेरा भाई 4th पॉइंट, एनाटॉमी हेल्प किस पे बेटा जी? हाँ नहीं बेटा जी इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। गुड़िया दोनों आपकी एफिनिटी की बात है कि पॉइंट यहाँ पे एंजाइम के ऊपर नहीं गुड़िया, पॉइंट है CO2 की एफिनिटी तो वैसी बात है गुड़िया। हमने ये नहीं कहा कि एंजाइम पे इफेक्ट टेम्परेचर, हमने ये बोला है solubility of the gas gets decrease with the increase of the temperature। हमने ये नहीं कहा कि रूबिक्स का अफेक्टेड हो गया, हमने ये कहा कि CO2 की solubility क्या हो गई यहाँ पे? डिक्रीज हो गई। अब इसको इसकी जो एफिनिटी है किसको लेके बेटा? CO2 को लेके, वो कंपेरेटिव कम है तो इसे ज्यादा अगर CO2 दोगे तो ही ये फिक्स करेगा। इसकी एफिनिटी जो CO2 को लेके वो कैसी है? हाई है। इसे अगर आपने जरा सा भी CO2 दिया तो इसको भी क्या कर देगा? फिक्स कर देगा। तो ये इन एंजाइम की एफिनिटी है इस एंजाइम किसको लेके? CO2 को लेके। टेम्परेचर के इसमें कोई रोल नहीं है बेटा, टेम्परेचर का रोल है इसकी सोलबिलिटी के ऊपर बेटा। ये पॉइंट हाँ जी लिखिएगा बेटा। प्लांट एनाटॉमी हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट प्लांट फिजियोलॉजी, help to understand different plant physiology। हाँ जी बच्चा देखिएगा जरा अगले पॉइंट। आपने कल फिर बेटा जी पढ़ना शुरू किया था लास्ट टॉपिक अपना टाइप ऑफ द मेरिस्टम, और जब आप मेरिस्टम के टाइप में आए तो आपने कहा था पहला टाइप था बेटा जी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। आप कुछ पूछ रहे थे बोलिए। उसको रिसेप्टर्स एक्सपोज नहीं होने वाली गुड़िया उसके यहाँ पे आपने कहा सेल सारे तरफ से सराउंडेड बैठी हुई है तो उसे कहीं रिसेप्टर्स दिखाई नहीं देंगे उसके पास यहाँ पे, उसके पर बहुत एक्सप्रेस नहीं है उसके रिसेप्टर बेटा जी। एक सेल किसी भी सेल के अंदर कोई भी चीज घुसती है तो यूज करती है रिसेप्टर्स का, बिना रिसेप्टर के सेल किसी भी चीज में एंट्री नहीं कर सकते, कोई भी चीज किसी से एंट्री नहीं कर सकता है। आपने कुछ ऐसा पढ़ा है अपने 10th क्लास में कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है कहते हो, यहाँ से अपने हार्मोन का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कहा आपने? वो कैसा ग्लैंड है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है? उसने सीक्रेशन कहाँ डाला? ब्लड में। अब ब्लड तो मेरी पूरी बॉडी में घूम रहा है, मेरी पूरी बॉडी में घूम रहा है। अब आपने कहा सर वो थायराइड को जाके स्टिमुलेट करता है, ऐसा क्यों? टारगेट पे कैसे फिक्स है? उसके रिसेप्टर्स होते हैं। दैट्स द पॉइंट गुड़िया। वो हमेशा जब भी कोई चीज होती है रिसेप्टर मीडिएटेड होती है। उसने जो केमिकल निकाला इट इज एबल टू बाइंड ओनली एट ए स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट ऑन द थायराइड ग्लैंड। आप अभी कह रहे हो वायरस आपका कोरोना वायरस है, इट अफेक्ट ओनली द लंग्स, बाकी बॉडी को क्यों नहीं करता? बिकॉज उस वायरस को अंदर एंट्री करनी और एंट्री करने के लिए इट नीड्स स्पेसिफिक रिसेप्टर। उसके पास रिसेप्टर जहां बैठे होंगे उसी के अंदर तो घुस पाएगा ना गुड़िया। अगर वो रिसेप्टर ही हटा दूं तो, या मैं उन्हें प्रॉपर्ली एक्सपोज ना होने दूं तो सर हम ऐसे कर सकते हैं ना? ऐसे कैसे करोगे? मैं जस्ट जनरली एक बात पूछ रहा हूं, अगर ऐसा ना हो तो वो आप एबल टू है ही नहीं कर एंट्री कर पाएगा।
ये कॉम्पैक्ट पैकिंग है तो रिसेप्टर आर नॉट प्रॉपर्ली एक्सपोज, जस्ट वो घुस नहीं पाता उसके अंदर, आपका उसे एंट्री नहीं मिल पाती। और अगर बाई चांस एंट्री कर भी जाता है तो फिर वो रैपिडली डिवाइड नहीं कर पाता अपने आप उसके साथ, दैट्स द ओनली रीजन। सर रैपिडली डिवाइड तो कर पाएगा वो, क्योंकि सेल्स भी कर रहे हैं, घुसने के बाद तो कर ही पाएगा ना। वो उसे यूज करनी है उसकी मशीनरी को, तो उसे शुरुआत में टाइम चाहिए कि वो पहले अपने डीएनए को उसके डीएनए में डालेगा, उसके डीएनए में डालने के बाद फिर वो अपने क्या करेगा, उसके सेल्स को यूज करके अपनी फैक्ट्री से अपनी चीजें, उसकी फैक्ट्री से अपनी चीजें बनाएगा। अब सेल वैली कोई ना बैठिए, सेल खुद क्या हो रही है, अपने काम में इतना इन्वॉल्व है कि वो बहुत रैपिडली अपने आप को डिवाइड कर रही है, तो उसी इतना टाइम मिल ही नहीं पा सके अपनी कॉपी को रेप्लिकेट करवा सके, मल्टीप्लाई करवा सके, उसे वहां मौका ही नहीं मिलेगा तो अपना नंबर कैसे बढ़ाएगा वो, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो उसको फिर इसलिए हम उसको इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे इसलिए तो हमने वर्ड बोला उसको इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है। जब भी हमें किसी ऐसे वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से एक वायरस फ्री प्लांट बनाना हो तो हम उसे बनाने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं उसका नाम ही होता है बेटा जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर। उसका नाम क्या होता है कि आप मेरिस्टेम सेल का यूज करके उस प्लांट से एक नया प्लांट बनाओ, क्योंकि उसकी मेरिस्टेम सेल में कोई वायरस आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से भी ड्राइव कर सकते हो क्या बेटा जी, यहाँ पे एक वायरस फ्री प्लांट बाय द यूज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल ओनली। और आप उसके किसी पार्ट को भी अगर यूज करोगे तो हर जगह बैठा होगा क्या उसका वायरस। अब सोचो एक परमानेंट सेल, कैसा है एक परमानेंट, मतलब उसके पास डिवाइडिंग पावर नहीं है, वो वहां क्या करिए अपने एक फंक्शन के पर डीएनए तो शांत बैठा हुआ ना उसका, यहाँ पे सारी सेल की मशीनरी कैसी बैठी, शांत बैठी आराम से अपना काम करके एक पे, वहां वायरस आराम से आएगा, फुर्सत से आराम से अपने आप को इंसर्ट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उसको फिर लाइसिस कोज करेगा, उसे इनफ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसी सेल को इन्फेक्ट करेगा ना, ऐसी सेल क्यों दे जहां उसके साथ काम ना कोऑपरेशन ना मिले उसे जहां, दैट्स द ओनली रीजन। हाँ जी, हमने कल बेटा जी पढ़ना शुरू किया था टाइप ऑफ द मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। आपने कहा सर वो ओरिजिनेट कहां से हुई है, आपने कहा सर जब हमने सीड को पढ़ा तो सीड में हम लोगों ने कहा था रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है, और सर रेडिकल डिवाइड करके पैदा करता है रूट को, प्लूम्यूल से डिवाइड करके पैदा करता है सूट को, मतलब वो डिवाइड करता है, डिवाइड अगर करता है तो क्या है बेटा जी मेरिस्टेम है। वो एक ऐसा मेरिस्टेम है जो कहां बैठा है बेटा जी आपका यहाँ पे उस एम्ब्रियो की फॉर्म में बैठा हुआ, तो मैं कहूंगा ऐसा जो मेरिस्टेम वो क्या कहलाएगा बेटा जी आपका प्रोमेरिस्टेम, या मैं कहूंगा एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। आपने कहा सर जब इस मेरिस्टेम ने डिवाइड किया तो क्या हुआ, तो मैं कहूंगा इसने एक और मेरिस्टेम को पैदा किया। आपने कहा सर यहाँ पे हमें लाइन समझ में आती है कि जो आपकी प्रोमेरिस्टेम है वो जब डिवाइड करती है तो जो मेरिस्टेम पैदा होगी, मैं कहूंगा ये सबसे पहले पैदा हुई मेरिस्टेम है, मैं कहूंगा ये कहलाएंगे बेटा जी आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम। आप कहोगे सर एग्जांपल के तौर पे, तो मैं कहूंगा बेटा जी आपका एपिकल मेरिस्टेम, क्या बोलूं बेटा जी यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, मैं बोलूंगा यहाँ पे प्रिय बेटा इंटरक्लेरी मेरिस्टेम, क्या बोलूं बेटा जी यहाँ पे, जरा समझ के देखो बेटा जी। सर ये हमारा ऐसे एम्ब्रियो था, इस एम्ब्रियो के ऊपर यहाँ क्या बैठा हुआ था, इसने सर डिवाइड किया, तो आपने कहा सर एक ऐसा प्लांट ऊपर निकलता हुआ आ रहा है, मैं कहूंगा ये उस प्लांट का टिप है, ये उस प्लांट का टिप है। तो यहाँ पे सोचिए सेल डिवाइड होती देर मैं कहूंगा ये बन गया उसका टिप, तो मैं कहूंगा टिप के ऊपर जो सेल बैठी मैं कहूंगा ये कैसे सेल है बेटा जी यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम। तो जब मैं ओरिजिन वर्ड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ओरिजिन। ये मेरिस्टेम पैदा होके कहां से आई, क्या ये एम्ब्रियो में थी, क्या ये एम्ब्रियो में थी, नहीं थी, क्योंकि हमने एम्ब्रियो में कभी नहीं कहा कि एपिकल मेरिस्टेम है, हमने तो वहां पे क्या कहा आपको प्लूम्यूलर है, क्या वहां पे रेडिकल, यही ना कहा, बट यहां मैंने क्या बोला चाह रही आपको एपिकल मेरिस्टेम। अब ये कहां से आई, ये प्लूम्यूल से आई, किससे आई, और प्लूम्यूल क्या था, एक ऐसी मेरिस्टेम दैट अराइज फ्रॉम ए प्रोमेरिस्टेम इज नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये करेगी क्या, तो ये यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करेगी, तो नई सेल्स को बनाएगी बेटा जी, पारा से डिवाइड करके नई सेल्स को बनाएगी, और नीचे वाली जो नई सेल्स बनेगी वो क्या हो जाएगी बेटा जी यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिफरेंशिएट हो जाएगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट को बनाएगी। आप अक्सर नीचे बन जाएगी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम। सर एक प्लांट ग्रो होता जा रहा है, प्लांट ग्रो होता जा रहा है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है ना, उसमें जाइलम फ्लोएम सब बनते जा रहे हैं ना, तो सब चीज बनाता कौन जा रहा है बेटा जी आपका, इससे बनती जा रही है, अरे हाँ या ना सर। इसी एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल पीछे रह गई, इसी एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल पीछे रह गई, वो जो पीछे रह गई वो कौन है बेटा जी यहाँ पे इंटरक्लेरी, क्या है बेटा जी इंटरक्लेरी, वो पॉइंट। अब आपने कहा सर कुछ ऐसा हमें समझ में आता है
कि प्राइमरी मेरिस्टम ने डिवाइड किया, पैदा किया बेटा जी यहाँ पे परमानेंट। क्या क्या उसने, अब लॉजिक आता है सर ये परमानेंट टिश्यू बन गया, अब एक प्लांट चाहता है कि मैं डायमीटर को बढ़ाऊं, दिन का दिन किसको बढ़ाऊं, अपने ग्रोथ को बढ़ाओ, अपने आप को मोटा कर लो नीचे से। अब उसे डिवाइड करना, नई सेल्स को बनाना है तो उसे डिवाइडिंग सेल तो चाहिए ना, उसके पास डिवाइडिंग सेल तो है ही नहीं। आपने उसको क्या कर लेता है, डी डिफरेंशिएट, और अगर डी डिफरेंशिएट होकर वापस से क्या उसके पास डिवाइडिंग पावर आ गई तो क्या बन गया, मेरिस्टम। तो मैंने कहा ऐसा मेरिस्टम जो बना वो क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम। पूछे आपसे सेकेंडरी का एग्जांपल क्या है, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मैंने लिखवाया आपको ऑल लेटरल मेरिस्टम आर द सेकेंडरी मेरिस्टम एक्सेप्ट इंट्रावेसिकुलर, ये बोला है ना हमने यहाँ पे। तो उसके अलावा बाकी सारे के सारे कैसे होंगे आपके यहाँ पे, लेटरल होंगी। अरे हाँ कि ना, ये सब चीजें आप लोग कल तक पढ़ चुके, जस्ट एक रिवीजन था मेरे भाई पीछे का, कुछ बातें हमने उसमें ऐड ऑन की। अब आगे पॉइंट क्या आता है, हेडिंग डालेंगे बेटा जी, टाइप ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आपने तीसरी हेडिंग डाली ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, कि भाई ये मेरिस्टम करती क्या है। गलती से लग गया सर, जानबूझ के मारा हाँ जी शुरू करें। देखो जरा मेरे भाई, यहाँ पे आपके 6 नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, बट वो 3 ही नाम हैं, बाकी तो सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी हर चीज सेम रहेगी यहाँ पे। बट उनको ऐड करने से पहले मैं सिंपल एक प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उनको आपको समझा रहा हूँ, उनको समझना है मेरे भाई। यहाँ अगर आप किसी प्लांट की स्टेम को या रूट को, किसी भी चीज को कट करके अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो उसका जब भी आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया स्टडी करोगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा, वो कैसा दिखाई देगा, उन चीजों का आप एक बार अरेंजमेंट को समझना है पहले। ये सब चीजें आपको आगे जाके फिर पढ़नी, बट फिलहाल आपको मैं जो समझा रहा हूँ चीज को समझ रहा हूँ क्या क्या बनी होती है, ये सब बातें होंगी, बट फिलहाल जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट लेना कि वो किस चीज से कैसे कैसा अरेंजमेंट होता है यहाँ। ठीक बात है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, सपोज कीजिएगा ये मेरी एक स्टेम है, मैं इसका क्या कर रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन। तो मैं ये कहूंगा बाहर से और अंदर की साइड में क्या क्या चीजें हैं जो अरेंज हो रही है, मैंने उनका क्या क्या वर्ड यूज किया मैं वो सब बताऊंगा आपको यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। चलेगा मेरे, मैंने कहा भाई अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बनाता हूं और मैंने ऐसी एक बाउंड्री बना दी, सबसे पहले जो बाहर सेल अरेंज है ऐसे, मैं एक हिस्सा बनाऊंगा और हिस्सा नहीं बनाऊंगा बेटा जिसको, ताकि टाइम ना लगेगा। आपने कहा सर ये जो सबसे बाहर वाले स्टेम सेल होती है, हमने इसका नाम रखा एपिडर्मिस। क्या नाम रखा बेटा हमने इसका, एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाला हिस्सा से। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसे लूजली पैक्ड सेल होती हैं जिनके बीच में आपको दिखाई देगा इंटरसेलुलर स्पेस। क्या दिखाई देगा बेटा उनके बीच में आपको, इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ऐसे सेल्स की लेयर है जो बेटा ने यहाँ पे अरेंज होके बैठी है। आपने कहा सर ये जो हिस्सा बन गया उसका नाम होता है कॉर्टेक्स। क्या नाम होता है, कॉर्टेक्स। आगे जाके जब स्टेम और रूट की बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा कि अलग अलग टाइप की हो जाएंगी, बट फिलहाल आप इन जनरल की बात करोगे एपिडर्मिस के बाद क्या आता है बेटा जी यहाँ पे, कॉर्टेक्स आता है। ठीक बात है। यहाँ जब आप इसके नीचे आके देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक और लेयर ऑफ द सेल है, बट ये जो सेल है ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है। कैसे है बेटा जी आपको यहाँ पे, कॉम्पैक्ट पैक्ड, दे आर बैरल शेप। वो आपके ऐसे जैसे होता है ना, वो बैरल किसको बोलते हैं, ड्रम जो होते हैं ड्रम, वो ड्रम के शेप कैसे इलोंगेटेड शेप की होती है, बैरल शेप होती है, वो ऐसे अपने आप को यहाँ पे अरेंज करके बैठी हुई है। ऐसे इलोंगेटेड है बेटा जरा, ऐसे वो बैरल शेप की होती है, वो इस तरह बैठी हुई है। मैंने भी अंदर बैठी है तो मैंने इनका नाम रख दिया बेटा जी आपका यहाँ पे एंडोडर्मिस। क्या नाम रखा बच्चा ने इनका यहाँ पे, एंडोडर्मिस।
ठीक बात है। आपने कहा सर यहाँ ऐसे अरेंज होके बैठा है जाइलम और फ्लोएम, ऐसे सेंटर के अंदर क्या बैठा है बेटा जी यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम। ऐसे बैठा है कौन बेटा जाइलम और फ्लोएम। मैंने कहा चलो हम एक साथ बना लेते हैं। आपने ऐसे एक रिंग सी बना ली बीच से। आपने के पीछे जो बैठा है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे फ्लोएम, और आगे जो बैठा है वो क्या है जाइलम। ठीक बात है। आपने कहा इनके बीच में जो स्पेस रहेगी, मैं कहूंगा ये जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी पिच। क्या बोलते हैं पिच, या उसे हम बोलते हैं मेडुला, या तो उसे क्या बोलते हैं पिच, या उसे हम क्या बोलते हैं मेडुला। आपने कहा सर यहाँ से ऐसे हमें दिखाई देगी कुछ लूजली पैक्ड सेल है जो इनके बीच में ऐसे बैठी हुई है। इनके बीच में हमें यहाँ पे दिखाई देगी वंशी का बेटा कुछ ऐसी लूजली पैक्ड सेल है जो बैठी हुई है। क्योंकि जो ये सेल बैठी हुई है ये लूजली पैक्ड सेल है, मैं इन सेल का नाम रखूंगा बेटा जी यहाँ पे ये मेडुला से ऐसे रे की तरह निकली हुई है, तो इनका नाम रख दूंगा बेटा जी यहाँ पे मेडुलरी रे। क्या नाम रखूंगा इनका मेडुलरी रे। मैंने इनका नाम रख दिया बेटा जी हुआ मेरे भाई यहाँ पे। अब आपने कहा सर जाइलम फ्लोएम और इनके बीच में क्या है, तो मैं कहूंगा इनके बीच में भी कुछ बेटा जी ऐसे ही लूजली पैक्ड सेल है जो ऐसे बैठी हुई है। और सर ये ऑन द पेरिफेरी ऑफ द जाइलम और फ्लोएम बैठे, तो इनका नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे पेरिसाइकल। क्या नाम रख दिया? अब जरा आप सोच कर देखो, आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल, सबसे पहले वो सबसे बाहर है, मैंने नाम क्या रखा उनका एपिडर्मिस। उसके नीचे आके देखा तो कैसा है बेटा जी लूजली पैक्ड, राउंड है स्फेरिकल है पर बीच में उनके में स्पेस है, वो लूजली पैक्ड है। मैंने कहा ये सेल क्या है बेटा जी कॉर्टेक्स। क्या है बेटा जी कॉर्टेक्स। आपने कहा सर उसके आगे आते फिर दोबारा कॉम्पैक्ट पैकिंग आ गई, तो मतलब मुझे डिस्टिंग्विश हो रहा है नहीं हो रहा है? बाहर कॉम्पैक्ट, फिर कैसी आई लूजली, फिर कैसी आ गई कॉम्पैक्ट। मैंने कहा अब ये कॉम्पैक्ट है, मैंने कहा ये एपिडर्मिस के जैसी है, कॉम्पैक्ट पैक है, बट ये अंदर है, तो नाम क्या रख दिया उसका यहाँ पे एंडोडर्मिस। क्या नाम रखा उनका हमने उसके आगे आते फिर दोबारा आ गई कैसे यहाँ पे लूजली पैक्ड सेल। अब हम सर इसका क्या नाम रखे? मैंने कहा एक्चुअली दीस सेल आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी of the xylem and the phloem in the cyclic manner। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया हमने यहाँ पे पेरिसाइकल। क्या नाम रखा? पेरिसाइकल। अब आपने सर अंदर क्या बैठा? मैं कहूँ अंदर बैठा होता है जाइलम और फ्लोएम, तो आपने सर जाइलम और फ्लोएम है मतलब वो वास्कुलर सिस्टम, जैसे पानी का फूड का क्या होगा कंडक्शन होगा। अब उनके बीच में भी एक जगह है, उस जगह को मैंने क्या बोला पिट, और सर उनके आस बीच में जो भरा है वहां भी कुछ सेल लूजली पैक्ड, वो क्या आपकी यहाँ पे पिट से ऐसा लग रहा है इलोंगेटेड हुई है, तो मैंने उसका नाम क्या रखा मेडुलरी रे। अब जब मीनाक्षी मैंने ये स्ट्रक्चर पढ़ा अंडर द माइक्रोस्कोप तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, ये जो अलग अलग चीजें हैं इनको बनाने वाला कौन? तो कहीं ना कहीं ये भी तो मरिस्टम से ही बनी होगी, मरिस्टम डिवाइड करके ही तो इनको बनाया होगा, तो इनका कोई जन्मदाता होगा, इनको कोई पैदा करने वाला तो होगा ना। तो मैंने उस फंक्शन को पकड़ा कि जब एपिकल के सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, जब एपिकल के सेल ने डिवाइड किया तो क्या ये सीधे पैदा हो गया, इनको पैदा करने वाला कोई और था? तो हमने ये पाया कि एपिकल की सेल जब अपने आप को डिवाइड करती है तो वो फर्दर वहां पे 3 टाइप की सेल बनाती है। किस टाइप की बेटा जी? 3 टाइप। और वो 3 टाइप की जो सेल है ना वो डिफरेंशिएट वाली सेल है, मतलब वो मरिस्टम की जगह टोटीपोटेंट नहीं है कि कुछ भी बना देगी, वो सेल डिवाइड करती है बट दे डिवाइड गिव राइज टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को ही गिव राइज करेगी यहाँ पे। तो वो कौन कौन है जो किस किस को डिवाइड करके पैदा करेगा, हम उनके फंक्शंस को जानेंगे। तो मैं फंक्शन में यही बोलूंगा आपको यहाँ पे कि ये वाली डिवाइड करके इसको पैदा करेगी, ये वाली डिवाइड करके इसको पैदा करेगी, ये वाली डिवाइड करके इसको पैदा करेगी। तो ये जो मैं अंदर पढ़ने वाला हूँ चीजें ये किस किस सेल से पैदा हुई है, मैं उन सेल्स के फंक्शन बताऊंगा किस सेल से पैदा हुई है। टॉपिक समझ में आया मेरे भाई? पर आपको पहले सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे बाहर कौन है? एपिडर्मिस। ईमानदारी से मुझे आंसर देंगे यहाँ ना देखते हुए, सिर्फ मेरे को देखो, मेरे को। सबसे बाहर कौन है? एपिडर्मिस। फिर कौन आया? फिर कौन आया? फिर कौन आया? फिर क्या आ गया? जाइलम एंड फ्लोएम। बाहर होता है फ्लोएम, अंदर कौन होता है?
होता है? जाइलम। फिर कौन आ गया? पिट। और फिर साइडों में क्या है? मेडुला। ठीक है, ये पिट और मेडुला में भी सेल्स होती हैं। हाँ जी बेटा जी, यहाँ पे पेरेन्काइमा की सेल ऐसे लूजली पैक्ड सेल है, ऐसे लूजली पैक्ड सेल है। तो ये पिट का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कुछ भी नहीं गुड़े, यहाँ पे हम सेल्स का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है आप किसको पढ़ रहे हो, डाइकोट को पढ़ रहे हो, मोनोकोट को पढ़ रहे हो, स्टैंड को पढ़ रहे हो, ये सब चीजें चेंज होगी गुड़िया। जब मैं वर्ड पढ़ाऊंगा आपको ऑर्गेनाइजेशन, मैंने एक वर्ड बोला ना, एनाटॉमी किसके बारे में बताता है आपको? ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड द, ये एक्चुअली मैं आपके साथ क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? ये मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? जबकि फिलहाल मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? स्ट्रक्चर की बात समझा रहा हूँ यहाँ पे। मैं फिलहाल तो मरिस्टम पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं तो आपको यहाँ पे। बट ये किस में आएगा बेटा जी? आपका ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तो वहां जाके इनकी बातें करेंगे गुड़िया। मैंने कहा ना वो टॉपिक थोड़ा सा बाद में आएगा, 2-4 दिनों बाद आएगा। ये मुझे पहले लिंक करा तो उस फंक्शन को समझाने की, तो जस्ट ये आपको नाम याद हो जाए कि कैसे कैसे नाम होते हैं प्लांट के ऑर्गेनाइजेशन में। मैं सिर्फ वो नाम बताएं बेटा, सब चीजें होंगी। ये मेडुलरी जो है ये दो जाइलम के बीच में रहती है। दो एडजेसेंट वस्कुलर बंडल, ये बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है। ये फ्लोएम है, जाइलम है, इन दोनों के बीच में दो, मैंने कहा एडजेसेंट, बाजू वाले दो वस्कुलर बंडल जो है उनके बीच में जो है। अब सोचिए बीच वाला आ कहां से गया? तो मैंने कहा एक्चुअली इससे ऐसे रेडिएटेड हो रहा है, ऐसे ये बाहर निकल रहा है, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? ये मेडुला से निकली हुई रे है, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया? मेडुलरी रे। तो इसमें जाइलम अंदर की तरफ की पूरे के अरेंजमेंट आप ये कहोगे फ्लोएम से ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, अंदर आपका पानी का कंडक्शन और अंदर की चीजें ज्यादा होंगी। पढ़ेंगे गुड़े यार, मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ। मैं फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूँ मरिस्टम, अभी तो जाइलम भी पढ़ना है, फ्लोएम भी पढ़ना है। जाइलम फ्लोएम कैसे कैसे होते हैं, कैसा अरेंजमेंट होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल इस टॉपिक पे मत सोचो आप लोग, फिलहाल मेरे भाई इस टॉपिक पे सिर्फ ये देखो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। मैं समझा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बता रहा हूँ? ताकि मैं ये बता सकूं कि कौन किससे पैदा हुआ है। इन सबका नंबर आएगा, थोड़ा वेट करो, सबका नंबर आएगा, पर अभी उस पे मत जाओ आप लोग। शुरू करो मेरे भाई टॉपिक। नाम याद हो गए? दोबारा बोलो एक बार। नहीं बनाना नहीं सही, ये सिर्फ मुझे नाम समझाने से गुड़िया, आपके लिए काम की बात नहीं है। ये गुड़िया आपको ऐसे 10 डायग्राम बनाने हैं गुड़िया, खुद बनाने हैं आपको 10 डायग्राम से। जब टाइम आएगा तब बात करेंगे गुड़िया डायग्राम। आप कैंसर को पलट के देखो, मैं डायग्राम आपके सारे तो सब आप खुद बनाओगे, मैं सिर्फ आपको अरेंजमेंट समझाऊंगा कैसा कैसा। हाँ जी भाई शुरू कीजिएगा। यहाँ पे यहाँ देखो रे बच्चा, यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट आता टाइप ऑफ द मरिस्टम, किसके बेसिस पे? फंक्शन। अब हमने क्या कहा बेटा, यहाँ पे दो अलग अलग साइंटिस्ट अगर उन लोगों ने अलग अलग कहानी बोली, उनके व्याकरण यहाँ पे 6 बातें करेंगे आपके साथ। सबसे पहले साइंटिस्ट जो आता है उसका नाम है हेंसफील्ड। साइंटिस्ट कौन आया बेटा जी? ये आया बेटा जी 1817, और इसने ये कहा कि जब एपिकल की सेल डिवाइड करते तो 3 डेरिवेटिव को पैदा करते, 3 अपने बेटा जी बेटे पैदा करते, वो 3 जो बेटे होते हैं वो फिर पूरी प्लांट बॉडी को पैदा करेंगे। उसके 3 डेरिवेटिव हैं। उसके कितने डेरिवेटिव हैं? 3। तो उसने यहाँ पे एक वर्ड बोला हिस्टोजन। उसने क्या वर्ड दिया? हिस्टोजन। नाम को तोड़ते हैं, हिस्टो बोले तो टिश्यू, जन बोले तो प्रोड्यूस, जेनेसिस, प्रोड्यूस। उसने कहा जो भी यहाँ पे डिफरेंट टिश्यू पैदा होते हैं उन डिफरेंट टिश्यू को पैदा करने वाला ये 4 डेरिवेटिव, ये 3 डेरिवेटिव यहाँ पे इनको कौन उनकी बातें करूंगा। तो उसने कहा जब एपिकल की सेल डिवाइड हुई, एपिकल सेल डिवाइड, उसने डिफरेंट टाइप के हिस्टोजन पैदा किए। वो क्या क्या हिस्टोजन है मैं उनकी बात करूंगा यहाँ पे। मैंने कहा उसने 3 हिस्टोजन पैदा किए थे। कितने हिस्टोजन बेटा जी? पहला उसने हिस्टोजन पैदा किया बेटा जी प्रोटोडर्म। दूसरा पैदा किया बेटा जी उसने यहाँ पे पेरिबेलम, और तीसरा पैदा किया प्लूरोम। उसने 3 अपने डेरिवेटिव पैदा किए। नाम क्या क्या बोला? 4वीं जी, यहाँ देख लीजिए नाम क्या बोला मैंने? प्रोटोडर्म, पेरिबेलम, प्लूरोम। डायग्राम बनाते हैं एक बार। आपने कहा सर ये वाला हिस्सा है किसी प्लांट का, ठीक है। अब जरा लेबलिंग करके देखो, सबसे बाहर कौन बैठी होगी?
बैठी होगी। उसने कहा बीच में, मैं यहां से लेबलिंग कर रहा हूं बेटा, ये मैंने बनाई पेरिसाइकिल। क्या बनाई मैंने? पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल के अंदर कौन बैठा होगा? और क्या होगा? पित्त। और क्या होगा? होगा ना ये सब चीजें। बाहर कौन बैठा होगा? कॉर्टेक्स और सबसे बाहर एपिडर्मिस। ये तीनों बात समझ में आ रही है? उसने कहा ये जो इनरमोस्ट पार्ट है, ये इनरमोस्ट पार्ट है, इट इज फॉर्म बाय प्लूरोम। ये किसने बनाया? उसने कहा ये जो बीच का पार्ट है, इट इज फॉर्म बाय द पेरिबेलम। ये किसने बनाया? पेरिबेलम। ये जो आउटमोस्ट पार्ट है, ये किसने बनाया? तो मैं पूछूं आपसे प्रोटोडर्म ने क्या बनाया? तो क्या बनाया उसने? एपिडर्मिस बनाया। मैं पूछूं आपसे पेरिबेलम ने क्या बनाया? उसने कोर्टेक्स बनाया। उसने एंडोडर्मिस बनाया। मैं पूछूं आपसे प्लूरोम ने क्या बनाया? उसने पेरिसाइकिल बनाया, उसने मेडुलरी रे बनाया, उसने जाइलम बनाया, फ्लोएम बनाया, उसने बनाया पित्त बनाया। हाँ कि ना? तो कौन चीज किससे पैदा हुई? मैंने क्या बोला? फंक्शन के बेसिस पे मैंने 3 टाइप के बोल दिया आपको मेरिस्टम। 3 टाइप के मेरिस्टम का नाम क्या है? प्रोटोडर्म, पेरिबेलम, प्लूरोम। निशा जी क्लियर हो रहे हैं 3 वर्ड? क्या क्या बोला मैंने? ये 3 नाम दिए मैंने किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। ये डायग्राम जो बना रहा समझ में आ रही है बात? करो हो गया काम। ये तीनों बनी एपिकल से। हाँ तो क्या करूँगा? दिक्कत है, सोच को देखो यहाँ पे टिप वाली सेल डिवाइड हुई, उसने बनाई 3 चीजें। इन चीजों डिवाइड करके नीचे के 3 पार्ट बनाते जा रहे हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ होती जा रही है। आप ये टेबल से बना लो बस। हाँ जी, इन नीचे के फंक्शन लिख लो फिर यहाँ पे। Protodome gives rise to the epidermis. Peribellum gives rise to the cortex and the endodermis. Pleuron gives rise to the pericycle, medullary ray, xylem and phloem and pith. आपने लिखा type of the meristem on the basis of the function. Type of the meristem on the basis of the function. और आपने ये कुछ नाम लिखे बेटे। बना लो मुझे अच्छा लगेगा बना लो आपको याद होगा अच्छे से हो जाएगा। नहीं होगी क्या? सर बना लो मुझे लगे आप कोई नहीं मुझे इसके नीचे बना लो। हे प्रिया स्वाद, पूरे समझ में आ रहा है? वंशिका नींद आ रही है? गुड़िया प्रिया शिक्षा पूरे नींद आ रही हो आपको? नींद आ इधर पानी डालो यहाँ पे नीचे। हे निष्ठा जागो। दीपिका दी पूरे ठीक हो? समझ में सही आ रहा है? पूरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बस दोबारा बोलो बेटा। पूरे देखो पेरिबेलम बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले हिस्से में क्या क्या बच गया? कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। हाबी वर्ड की डेफिनेशन डाल दो स्टील की। स्टील, हाँ आएगा वर्ड स्टील। तो बना यार जल्दी बना, पारस ऐसे ना कर भाई। किसका बेटा? मतलब मुझे आपको ये समझ नहीं आ रहा डायग्राम में क्या बता रहा हूँ? बताओ प्रोटोडर्म ने क्या बनाया? बनाओ स्वाजी। प्रोटोडर्म ने क्या बनाया? बाहर की चीज एपिडर्मिस। मैंने कहा पेरिसाइक्लोर के अंदर की हर चीज किसने बनाई? प्लूरोम ने। तो
तो पेरिसाइकिल के अंदर क्या क्या है? जाइलम फ्लोएम है, पिथ है, मेडुलरी रे है, वो सब कौन बना रहा है यहाँ पे? प्लूरोम। अब इन दोनों के बीच में जो भी बच गया वो किसने बनाया? पेरिबेलम में। बीच में क्या बच गया? कोर्टेक्स बच गया, एंडोडर्मिस बच गया, वो किसने बनाया? यहाँ पे पेरिबेलम ने बनाया। यही तो ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है ना? अरे हाँ कि ना? लिखो मेरे भाई स्टील। पर दूसरा साइड उसकी बात होगी, पहले स्टील की बात करते हमारा हैं। फ्लो चार्ट खराब अरे फ्लो चार्ट ही नीचे, इसी के नीचे एरो डाल के लिख लो। इसके नीचे ये जो इसके नीचे एक बार ऐसे छोटा सा एरो डालो, लिखो मेरे भाई स्टील। अरे स्टार बना दो मेरे भाई। स्टील, हाँ स्टील, STEL, स्टील। The part of the plant that is present inner to the endodermis. Part of the plant that is present inner to the endodermis. अब मुझे बताएं कि हिमांशी जी खड़े हो जाओ बेटा। स्टील किससे बना होता है? इस लाइन की डेफिनेशन को देखो और मुझे आंसर दो बढ़िया। The part of the plant that is present inner to the endodermis. एंडोडर्मिस से अंदर जो भी चीज है वो क्या बनेगी? वो क्या कहलाती है बेटा? स्टील कहलाती है। स्टील में क्या क्या है? थोड़ा सा मास्क नीचे करके देखो बच्चा, जोर से। शाबाश, घबराओ मत बुढ़िया, कोई गलत हो जाएगा इससे फालतू कुछ नहीं होगा, और गलत हो जाएगा आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, ये मेरा वादा है आपसे बुढ़िया। संगरा जी नहीं गुड़िया, शिवानी गुड़िया, मैंने सिंपल से पूछा पेरिसाइकिल सॉरी स्टील में क्या क्या है? स्टील में पेरिसाइकिल, वेरी गुड, और वेरी गुड। मैंने पूछा स्टील से में क्या क्या है? बोला है फिर, और अरे भाई हिमांशी जी देखो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है? एनीथिंग दैट प्रेजेंट इनर टू द एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टील। बोला मैंने ऐसा, तो देखो ना एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या बैठा हुआ है? एंडोडर्मिस के अंदर कौन आ गया? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर कौन आ गया? जाइलम फ्लोएम। उनके बीच में क्या आ गया? मेडुलरी रे। और इनरमोस्ट में कौन आ गया? पिथ। तो मैं पूछूं आपसे ये सब चीज कलेक्टिवली क्या कहलाएंगी? तो आंसर क्या होगा? स्टील। तो स्टील क्या है? द इनर पार्ट ऑफ द स्टेम और द रूट दैट इज प्रेजेंट इनर टू द एंडोडर्मिस। वो हर एक चीज क्या है? अब क्वेश्चन अगला आता है प्रिया से, बैठिएगा गुड़िया। प्रिया जी बताइएगा, स्टील इज फॉर्म बाय विच हिस्टोजन? इन तीनों में देखो मेरे भाई आपके सामने आंसर लिखा। स्टील को कौन बना रहा है? प्लूरोम। और कौन बना रहा है? प्लूरोम। प्लूरोम फॉर्म द स्टील, हाँ कि ना? बैठेगा गुड़िया, प्लूरोम से बनेगा मेरे भाई स्टील। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का मेरे भाई, क्या आता है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द हेस्टिंग थ्योरी, उसकी थ्योरी का नाम आगे पढ़ाऊंगा, हिस्टोजन थ्योरी, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे उस थ्योरी के बारे में। हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका स्टील जो होता है ये किससे ड्राइव होता है? ड्राइव फ्रॉम द प्लूरोम अकॉर्डिंग टू द हिस्टोजन थ्योरी दैट इज गिवन बाय द हेस्टिंग। याद रहेगी बात? तो आप चाहें तो लिख सकते हो फॉर्म स्टील। नहीं बनाएगा स्टील, ये प्लूरोम है। पेरिबेलम क्यों बनाएगा भैया? आपने कहा पेरिबेलम क्या बनाएगा? कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस बनाएगा ना। पर एपिडर्मिस के अंदर से एंडोडर्मिस मैंने एपी नहीं बोला, इससे पहले एपी बोला, एंडो बोलते हैं बाद में। हां रेक्टिफाई कर लेना मेरे भाई। एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इनर टू द एंडोडर्मिस, एंडो 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 के अंदर जो वो हर एक चीज, कोई नहीं बोले, कुछ भी बोला, आप तो समझ में आ गया ना? हाँ जी ठीक हुई ये बात? तो सर एपिडर्मिस के अंदर वाले को भी कोई स्पेसिफिक नहीं है? दोबारा बोलो बढ़िया। सर एपिडर्मिस के अंदर वाले को भी कोई नहीं गुड़िया, उनका कोई नाम नहीं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वर्ड आएगा बार्क, वो फिर वर्ड बाद में आएगा, स्पार्क वर्ड बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो बनता है बार्क, प्राइमरी ग्रोथ में बार्क प्रेजेंट नहीं होता है, पर स्टील हमेशा होता है। हाँ जी आ गए यहाँ तक का वर्ड। अब आती है दूसरी थ्योरी, उसको देने वाले सेंटेंस का नाम था बेटा जी हैमरलैंड।
वर्ड दिए थे 1914 में। इन्होंने कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ये बात थी 1817 की, वो बातें कब की है? 1914। उन्होंने कहानी में ट्विस्ट ला दिया। उन्होंने एक तो वर्ड चेंज कर दिए। वर्ड बोला पहला यहाँ पे बेटा जी डर्मेटोजन, जो बाहर की डर्मिस को बनाएगा वो कौन है यहाँ पे? डर्मेटोजन। वैसी सेम लाइन बोली उसने कि भाई ये जो बाहर की चीज है, ये जो एपिडर्मिस है, क्या बेटा जी यहाँ पे? इसको बनाने वाला कौन है यहाँ पे? ठीक बात है बेटा जी। उसने कहा इनके बीच में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अंदर के पार्ट में। अंदर के पार्ट में क्या है? उनके बीच में क्या है? पित्त है ये। उनके बीच में क्या है फिर? पित्त। तो उसने कहा जाइलम और फ्लोएम, इनको बनाने वाला होता है प्रोकैम्बियम। क्या होता है इनको बनाने वाला? प्रोकैम्बियम। तो मैंने कहा जाइलम एंड फ्लोएम। इनको बनाने वाला कौन है बेटा जी यहाँ पे? आपका प्रोकैम्बियम। ठीक बात है? अरे हाँ कि ना? yes. इसके अलावा जो भी कुछ बच गया, इसके अलावा जो भी कुछ बच गया उसको बनाने वाला है बेटा जी यहाँ पे ग्राउंड मरिस्टम। उसको बनाने वाला कौन है? तो जरा बताओ किसने क्या बनाया? सबसे पहले आगे डर्मेटोजन, इसने क्या बनाया? एपिडर्मिस। ठीक है जी। प्रोकैम्बियम ने क्या बनाया? अब आती बात ग्राउंड मरिस्टम ने क्या बनाया? यानी कि क्या बच गया? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे, पित्त। ये हर एक चीज को बनाने वाला कौन है? अब कहानी में चेंज आता है। अकॉर्डिंग टू द हेमरलैंड, स्टील इज फॉर्म बाय Steel is formed by both प्रोकैम्बियम as well as ground meristem। आया ना? yes. क्योंकि भैया जी प्रोकैम्बियम बनाएगा जाइलम फ्लोएम भी तो पार्ट है किसका यहाँ पे? आपका स्टील का। अरे हाँ या ना? yes. तो पेपर में क्वेश्चन ये टैकल करना है आपको कि उसने पूछा स्टील किससे बना है। अब वो किसके अकॉर्डिंग पूछता है आपसे? क्या वो पूछता है आपसे आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, या वो आपसे पूछता है अकॉर्डिंग टू द हेमरलैंड? दोनों में आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा जी? चेंज हो जाएगा। इसमें भी 3 अलग नाम दिए, इसमें भी 3 यहाँ पे अलग नाम दिए। और भैया हम ये कहते हैं ये चीज लागू होती इन द केस ऑफ द रूट, ये क्या लागू होगी? रूट में। ये चीज लागू होगी इन द केस ऑफ द स्टेम। तो दोनों जगह चीज क्या होती है? अलग अलग होती है। हम ये कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करेगी। यानी मैं बातें करूंगा यहाँ पे आपका जब रेडिकल गिव राइज करेगा तो रेडिकल से जो रूट एपिकल बनेगी वो बनाएगी इन तीनों को, उससे बनेगी अलग अलग चीजें। और जब बातें होती है सूट के केस में तो मैं कहूंगा वहां पे थ्योरी अलग लगेगी। थ्योरी का नाम होगा कॉर्पस टुनिका थ्योरी। वो थ्योरी अलग चलेगी वहां। तो वो थ्योरी जब पढ़ेंगे, जब बातें करेंगे आपके साथ में यहाँ पे। बट ये 6 नाम आपको समझ में आए मेरे भाई? वो बातें कर लेंगे ना गुड़िया। फिलहाल ये देखो ये दोनों थ्योरी समझ में आएगी नहीं है। लिखो गुड़िया, मतलब टॉपिक वही आएगा। अभी उसका नाम ही लिखेंगे। उसकी थ्योरी देने वाला अलग साइंटिस्ट आएगा गुड़िया, सेक्शन आएगा उसका। गुड़िया हम दोनों थ्योरी फॉलो करते हैं। मैंने कहा ना रूट में मैं इसको फॉलो करूंगा, सूडो में इसको फॉलो करूंगा। नहीं गुड़िया एक्चुअली क्या थे टर्म्स जो देने वाले थे यहाँ पे अलग अलग टर्म्स यूज किए गए दोनों जगह आपके पास। दोनों चीजें अलग अलग जगह फॉलो करेंगे हम यहाँ पे। दोनों फॉलो होंगे मेरे भाई। अरे यहाँ तक का समझ में आया? अरे हाँ या ना? डालो जरा हेडिंग अब। हेडिंग डालो मेरे भाई। कंपोजिशन ऑफ द रूट सूट एपिकल मेरिस्टम। कंपोजिशन ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टम। नींद कैसे आ जाती है पढ़ाई में? कितना जबरदस्त टॉपिक चल रहा है। जिंदगी में क्या सीख रहे हो यार? कितनी नई नई चीजें सीख रहे हो आप। तो उसमें आपको नींद कैसे आ सकती है? सूट एपेक्स। कंपोजिशन ऑफ द सूट एपेक्स डाल लो मेरे भाई। एपिकल मेरिस्टम की बात हुई, सूट एपेक्स पे तो होगा। चलेगा मेरे भाई, क्या कहानी चलती देखेगा मेरे भाई। अब सबका ध्यान यहाँ भाई ब्लैक बोर्ड के ऊपर।
सारे टर्म्स यूज होंगे, टर्म्स को समझना है मेरे भाई। यहाँ पे जो थ्योरी हम देने वाले, थ्योरी का नाम बेटा जी टुनिका कॉर्पस थ्योरी। थ्योरी कौन सी आएगी यहाँ पे? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। गिवन बाय सेट्समिथ। ये किसने दी थी मेरे भाई यहाँ पे? सेट्समिथ। और इसमें सारे वही वर्ड यूज किए जो किसने दी थी मेरे भाई यहाँ पे? आपके हैमरलैंड ने दी थी। आई थिंक 1917 में। कब आई थी भाई? 1917। तो सुनिएगा बात भाई, क्या हुई थ्योरी का? तो देखो मेरे भाई, इसने कहा अगर हम सूट के एपेक्स को देखें, सब ध्यान देखते रहना मेरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। अगर हम किसी सूट के एपेक्स को देखें, किसी स्टैंड के टिप को देखें, तो ऐसे होता है डोम शेप का। ऐसे वो होता है डोम शेप का। उसके साइड में जो सेल होती है हम कहते हैं वो सेल कहलाती है फ्लैंक सेल। क्या सेल कहलाती है? फ्लैंक। और उसमें का जो बीच वाले हिस्से वाले सेल रहेंगे हम कहेंगे उसका नाम होगा सुमिट। सुमिट सेल। क्या नाम होगा? जो भी बीच वाले हिस्से की सेल होती है दे आर लेस माइटोटिक एक्टिविटी को शो करती है। मतलब डिवाइड तो करती है और बड़ा ही स्लो डिवाइड करती है, लेस डिवाइड करती है। जबकि आपकी जो फ्लैंक वाली सेल होती है ये हाई माइटोटिक एक्टिविटी को शो करती है। ये सिर्फ मैं सेल्स के नाम के हिसाब से आपके पास समझा रहा हूँ, अभी वर्ड चेंज होने वाले तो आपको वो समझने, पहले इन वर्ड्स को समझो। जब ये कहा जाए ना फ्लैंक सेल क्या था, तो जो साइड वाली सेल जो फास्ट डिवाइड करते हैं उनके लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे? फ्लैंक सेल। वो इंटीरियर की सेल और बीच वाली सेल जो लेस डिवाइड करती है उनको हम क्या बोलेंगे बेटा जी यहाँ पे? सुमिट सेल। तो लिखो जल्दी से पहले दो वर्ड्स। फ्लैंक सेल, द पेरिफेरल सेल दैट आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल। फ्लैंक सेल में देखो बेटा जी, पेरिफेरल सेल दैट आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल। पेरिफेरल सेल दैट आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल। अगला आपने बोला बेटा सुमिट सेल। इंटीरियर सेल या मैं कहूंगा मिडल पार्ट सेल, मिडल पार्ट सेल that show less mitotic activity। अब दिमाग की टंकी घूमी होगी आप लोगों को, अगर गलती से आपने घुमाने की कोशिश की होगी कि सर ये वाली तो हमें ज्यादा ऊपर दिख रही है, ये वाली तो हमें नीचे दिख रही है, और आप करेंगे ये फास्ट डिवाइड करती है, स्लो डिवाइड करती है, जबकि हमें चीज यहाँ पे कैसे दिख रही है? उल्टी। ये हमें ज्यादा डिवाइड होती दिख रही है, ये वाली कैसे हमें यहाँ पे कम दिखाई दे रही है? हाँ कि ना? तो मतलब स्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं और वो कमियों को पूरा करते हैं। यहाँ होता क्या है मेरे भाई, इस टिप की सेल को बचाने के लिए साइड वाली सेल क्या करती है बेटा जी? इस तरह से एक बेटा जी प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने ऊपर पैदा करती है। और इनको हम नाम देते हैं बेटा जी लीफ प्रिमोडियम। आपने किसी स्टेम की जो आप हिंदी भाषा में कहते हो गोब, ऊपर का टिप का पार्ट देखा है कभी आप लोगों ने? उसके बाद एक टिप हमेशा क्या होता है? छोटे छोटे पत्तों से हमेशा क्या रहती है बेटा जी? कवर्ड रहती है। आप लोगों ने नाम पढ़ा था टर्मिनल बर्ड। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? टर्मिनल बर्ड। द एम्ब्रियोनिक ग्रोइंग पार्ट दैट इज कंडेंस्ड बट एंड कवर्ड बाय द लीफ। कहा था नहीं कहा था? तो मैं वही बात आपको यहाँ कनेक्ट करवा रहा हूँ कि भाई ये टिप का पार्ट है, इसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो ये ग्रोइंग पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? ग्रोइंग पार्ट। उसके पास बेटा जैसे कवरिंग होती है किसकी मेरे भाई? लीफ की। किसकी कवरिंग है? लीफ की। अभी ये बड़ा लीफ नहीं है, छोटा सा इमेच्योर लीफ है। कैसा है? इमेच्योर। आपने कल भी वर्ड कहा था प्रोमेरिस्टेम के केस में प्रीमोडियम। क्या वर्ड कहा था? कि वो इमेच्योर है। क्या है बेटा जी? इमेच्योर। अभी तक तो पूरा लीफ नहीं बना है, तो मैंने कहा बट ये जब मैच्योर होगा तो क्या बनाएगा? लीफ बनाएगा। तो मैंने नाम बोला यहाँ पे लीफ प्रीमोडियम। क्या नाम बोला मैंने? लीफ प्रिमोडियम। प्रिया जी क्या नाम बोले हमने यहाँ पे? लीफ प्रीमोडियम। These form the protective covering around the tip of the apical meristem। अरे मन जी हुआ ऐसा काम यहाँ पे, ये डिवाइड करके उसको प्रोटेक्ट करके। सोच के देखो, अगर ये फास्ट डिवाइडिंग सेल होगी,
यहाँ देखते रहो मेरे भाई, अगर ये फास्ट डिवाइडिंग सेल होगी तो भैया जी ये तो बाहर निकल जाएगी यहाँ पे, ये क्या इसे डिवाइड करके प्रोटेक्शन करवा पाएगी मेरे भाई यहाँ पे? अब अगर ये साइड वाले सेल ऐसी चीज बना रही है तो मैं कहूंगा ये उससे आगा हुई चीज बनाएगी, ये थोड़ा सा और ऊपर जाके ग्रो होगी तो फिर एक ऐसी फिर कवरिंग बनाएगी यहाँ पे। तो अगर आगे से मुझे कवरिंग बनानी पड़ेगी तो डिवाइड कौन होगी? पहले बेटा जबकि यहाँ पे साइड वाले सेल डिवाइड होगी। अरे हाँ कि ना? तो मैं कहूंगी ये सेल कैसे है यहाँ पे फास्ट डिवाइडिंग, और ये कैसी है यहाँ पे एक वर्ड है, मैंने कहा इन्होंने बना दिया ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग, नाम क्या उसका यहाँ पे? लेग प्रिमोर्डियम। हाँ कि ना? आपने कहा सर कुछ एपिकल की सेल यहाँ पे ऐसे ग्रुप बना के रह जाती है, और आप लोगों ने कहा था जब पत्ते के बगल में भी कुछ ऐसे मास ऑफ द सेल हो तो आपने कहा था उनका नाम होता है एक्सिलरी बर्ड। क्या नाम बोला बेटा जी आप लोगों ने? ठीक बात है मेरे भाई, यहाँ तक आपने कहा सर ये रिमेनिंग्स ऑफ द एपिकल सेल है, मतलब इसे एपिकल सेल की कुछ सेल यहाँ पे गुच्छा बना के रहते थे जहां से इन फ्यूचर में यहाँ से स्टेम निकल सकते हैं, यहाँ से फूल आ सकता है मेरे भाई यहाँ पे। मैं कहूँगा ये सब क्या है बेटा? जबकि एक्सिलरी बर्ड है, ये टिप वाली जो सेल को सराउंड कर रखा है किसने? यहाँ पे लीफ के प्रिमोडियम में। हाँ कि ना? अब आपने कहा सर यहाँ पे जो सेल बैठे हम सेल्स की बात करते हैं, मैं कहूंगा ऐसे जो बाहर की सेल है, जो बिल्कुल बाहर की सेल है, मैंने उन सेल का नाम दिया बेटा जी टूनिका। जो ऐसे पूरी पेरिफेरी को बनाए उन सेल्स को मैंने क्या नाम दिया? टूनिका। और मैंने कहा ये जो अंदर सेल होती है मैं कहूंगा इन सेल का नाम होता है कॉर्पस। इन सेल का नाम क्या होता है? कॉर्पस। सर ये राउंड है, लार्ज है, ये सेल क्या है? राउंड है, लार्ज है। जरा वर्ड को समझने के टूनिका, आउटर स्मॉल सेल। जी समिट तो ये सारी के सारी सेल समिट की हुई है। हाँ जी उसके दो पार्ट है। मैंने कहा ये वाली सेल कौन सी बेटा? जबकि टूनिका। क्या नाम है? ट्यूनिका। मैंने कहा कैसी है यहाँ पे? आउटर साइड में, और कैसी यहाँ पे? स्मॉल सेल। डिवाइड एंड गिव राइज टू द डिवाइड एंड गिव राइज टू द प्रोटोटम कह सकते हो, डर्मेटोजन कह सकते हो। क्या कह सकते हैं यहाँ पे? ठीक बात है मेरे भाई? अरे हाँ या ना? यानी कि ये जब डिवाइड करेगा तो क्या पैदा होगी? एपिडर्मिस। क्या पैदा होगी? एपिडर्मिस। तो मैं और अच्छी बात बोलता हूँ यहाँ पे, इसको भी हटा के गिव राइज टू द गिव राइज टू द एपिडर्मिस। ठीक बात है? आपने कहा सर ये वाली सेल कौन सेल है बेटा जी अपने यहाँ पे? कॉर्पस। आपने कहा सर ये कैसी है? लार्ज अंदर है, तो कहूंगा बेटा जी यहाँ पे इनर स्फेरिकल सेल। ठीक बात है बेटा जी? ये जब डिवाइड होगी तो बनाएगी दो चीजों को। किस किस को बेटा जी? बनाएगी ग्राउंड मेरिस्टम को। किसको बनाएगी? ग्राउंड मेरिस्टम। और बनाएगी किसको बेटा जी? प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम को। प्रोकैम्बियम गिवराइज कर देगा किसका? जाइलम एंड फ्लोएम। और ये गिवराइज कर देगा किसका? बाकी रिमेनिंग पार्ट का। हाँ कि ना? यस। तो हम कहते हैं ये कंपोजिशन है किसके? यहाँ पे सूट की, एपेक्स की। यहाँ तक की बात समझ में आई? जल्दी डायग्राम बनाओ यहाँ तक। मैं कहूँगी साइड में जो सेल है उनका बोलते हैं फ्लैंक सेल। हाँ जी ये जो प्रॉपर पूरा पार्ट है ये कोर्ट जहाँ पे प्रिस्मेटिक सेल आप कहते हो कॉर्पस वाला। हाँ जी बोलेगा ठीक है यहाँ तक का? डायग्राम बना लिया? बहुत धीरे लिखते हो। कम टाइम बस कब देखा आप कहीं भी पिटाई दो मॉडल का सर फिजिक्स का लेना
सर हमारे हमेशा दो आते हैं। सर आप पढ़ा दो फिर 2 पीरियड रहेंगे आपका। बेटा मैं बोर्ड में बात कर रहा हूँ, मेरे एक डायग्राम ये नहीं कि मेरे एक डायग्राम कहते हैं बोर्ड में एक डायग्राम। हाँ जी ये हो गया। सर बस लास्ट 25 मिनट बाद तुमसे सर हो गया वापस आ दे दो। फ्लैंक सेल एक वर्ड यूज किया गया कि जो साइड वाले सेल है ना जो वेली प्रोटीन वगैरह बना रही है, ये जो साइड वाले सेल ये सब के सब क्या है यहाँ पे फर्स्ट जोड़ने सेल को कहते हैं कि ये फ्लैंक सेल। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या पढ़ाए थे? 3 टाइप के मेरिस्टेम के नाम बताए थे। जब प्रोकेम्बियम डिवाइड होता है क्या पैदा होता है? जाइलम और फ्लोएम। और जब ग्राउंड मेरिस्टेम पैदा होगा क्या पैदा होगा? कोर्टेक्स पैदा होगा, एंडोडर्मिस पैदा होगा, पेरिसाइकल पैदा होगा, पिच पैदा होगा, मेडुलरी रे पैदा होगा। सब पैदा कौन करेगा? ग्राउंड मेरिस्टेम पैदा करेगा। ये दोनों कॉर्पस से बनते हैं। हाँ जी गुड़ी, ये दोनों बने कॉर्पस से। एक बात कहिएगा मेरे भाई, चीजें याद रखो मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होने का लाइफ में। आपने अभी कहा था कि एपिकल की मेरिस्टेम जब पैदा होती है तो अपने डेरिवेटिव पैदा करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, और अपने वो जो बच्चे पैदा किए हैं वो बच्चे फिर आगे के पार्ट को बनाएंगे। आपने वर्ड लिखा था हिस्टोजन, जो डिफरेंट टिश्यू को पैदा करने वाले हैं। अरे लिखा था नाम, डर्मेटोजन, पेरिबेलम, प्लूरोम, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम। आपने कहा प्रोकेम्बियम, सब के सब आपने क्या लिखे? वो फंक्शन के बेसिस पे बात की है ना आपने, किससे क्या पैदा होगा। तो मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि सूट के एपेक्स के पास जो एपिकल की मेरिस्टेम पैदा होती है, तो इसमें 2 तरह के सेल में बोल रहा हूँ। एक सेल कौन है बेटा जी यहाँ पे? टुनिका, जो बनाएगी उस डेरिवेटिव को, जो बनाएगा बेटा जी किसको? यहाँ पे एपिडर्मिस को। आपने कहा कॉर्पस की सेल, जो अंदर की सेल है, वो भैया जी डिवाइड करके पैदा करेगी किसको? यहाँ पे उन डेरिवेटिव्स को जो बनाएंगे किसको मेरे भाई? यहाँ पे जाइलम फ्लोएम को बनाएंगे भैया जी, यहाँ पे एंडोडर्मिस को बनाएंगे, कोर्टेक्स को बनाएंगे, पेरिसाइकल को बनाएंगे, यहाँ पे आपके पित्त को, मेडुलरी रे को। तो चीज बनेगी ना, वो कैसे कैसे बनती है उनकी बात आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ तक कवर हुआ? संजना जी, हिमांशु जी चले आगे। अब इस डायग्राम के एक अगला वर्जन देखिएगा। अगला वर्जन क्या कहता है? अगर सर थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, ये लगातार डिवाइड करती रहेगी तो आगे निकल जाएगी उससे। अरे इससे आगे निकल जाएगी ना, तो मैं डायग्राम ऐसा बनाने की कोशिश करूं मेरे भाई। सर आगे की निकल जाएगी, वो भी तो डिवाइड करके निकल। आप नीचे वाले का देखो ना डायग्राम को कि सर ये हमारी स्टेम थी, जरा देखिएगा मेरे भाई। यहाँ हेलो, ये हमारी स्टेम थी सर। यहाँ ऐसे लीफ प्रिमोडियम निकला हुआ था, यहाँ क्या निकला होता? लीफ प्रिमोडियम। और उसमें सर ऐसे इसको सराउंड कर रखा था, और वो सराउंड वाला चीज आगे निकल गई, तो वो कहोगे लीफ प्रिमोडियम में क्या हो गया? मैच्योर हो गया तो कहोगे ये क्या बन गया बेटा जी? यहाँ पे आपका, आपने कहा सर ये क्या बन गया? यहाँ पे आपका लीफ बन गया। अरे क्या बन गया? लीफ। सर इस लीफ के बगल में क्या रह गया? ये बर्ड रह गया। अरे हाँ कि ना? सर फिर दोबारा ऐसा हुआ होगा कि दोबारा फिर ऐसी पैदा हुई होगी। अरे हाँ या ना? सर ये इस तरह का पार्ट है, तो सर फिर ऐसा हुआ होगा। ऐसा पैदा हुआ होगा ना। मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, एक वर्ड यहाँ बोलना चाहता हूँ, आफ्टर ए फिक्स इंटरवल। आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, यहाँ पे बेटा जी बार बार पैदा की जा रही होगी क्या मेरे भाई? लीफ प्रिमोडियम। आफ्टर ए फिक्स इंटरवल बार बार यहाँ पे पैदा की जा रही होगी क्या मेरे भाई? यहाँ पे लीफ प्रिमोडियम। हाँ कि ना? तो मैं इस इंटरवल के लिए एक वर्ड यूज करूंगा, और इस इंटरवल के लिए वर्ड आएगा प्लास्टोक्रोम। क्या वर्ड आएगा? प्लास्टोक्रोम। मैं इस इंटरवल के लिए एक वर्ड यूज करूंगा बेटा जी, प्लास्टोक्रोम। द टाइम पीरियड बिटवीन द 2 सक्सेसिव लीफ प्रिमोडियम, इन 2 लीफ प्रिमोडियम के बीच में जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी? प्लास्टोक्रोम। कितनी देर बाद अगले लीफ प्रिमोडियम आएगी? सर जो लीफ होते हैं वो तो नोड से राइज होते हैं ना। तो बड़े नोड वाला जो पार्ट नहीं रहेगा आपके यहाँ पे, जो बढ़ रहेगी नोड वाला जो पार्ट है, वही हो गया ना, इंटरनोड ही हो गया। बड़े इंटरनोड ये रहेगा। हाँ ठीक है, इंटरनोड वाला पार्ट रहेगा।
हम यहाँ एक अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दो आने का टाइम पीरियड की बात करूँ, यहाँ पे मैं लेंथ की बात नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कितनी देर बाद वो चीज आई उस पीरियड की बात कर रहा हूँ। और फिर सर अगर ऐसे है तो ये तो हमेशा वो अपोजिट वाली वो मतलब फाइल और टैक्सी दिखाएगा अगर ऐसे बात होती है। थोड़ी हम ये बात करें, ये आगे जाके ये वाला पार्ट आपका रहेगा नहीं रहेगा तो आगे वाली बात है, हम तो यहाँ पे ग्लोबल केस लेकर चल रहे हैं, ऐसा होने लग रहा है। हाँ जी लिखेगा मेरे भाई, टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव, टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव लीफ प्रिमोडियम। इस पार्ट के लिए एक वर्ड और आता है बेटा, फाइटोमर। देखो लिखे एक वर्ड और लिखो, फाइटोमर। Phytomer is a part of the shoot. Phytomer is a part of the shoot that consists of shoot tip, shoot tip, comma, leaf primordium, that consists of shoot tip, leaf primordium, auxiliary bud, and node भी लिख सकते हैं, node। ये सूट में कौन सा है आर्टिकल 9? आप देखिए यहाँ तक का जो पार्ट है जहाँ पे आपका नोड भी बन जाता है, जहाँ पे आपका ऑक्सिलरी बड भी आ जाता है, जहाँ पे लीफ प्रिमोडियम भी आ जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है छोटे से पार्ट के लिए क्या यूज करोगे बेटा, यहाँ पे आपका फाइटोमियर क्या आएगा, यहाँ पे आपका कहानी समझ में आई मेरे भाई। यहाँ ये कहानी तक कब तक चलेगी, जब तक टर्मिनल वर्ड नहीं आ, टर्मिनल की वो कुछ और आदमी जाएगा, जब तक कि उसका वेजिटेटिव फेज खत्म ना होके वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री ना करे, तब तक कि अब ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है, अब ये प्लांट हाइट बढ़ती रहेगी 5 ऐसे उसकी, पर अब उसका हाइट बढ़ना बंद हो गया, अब उसका टाइम आ गया बेटा जी यहाँ पे टू गिव राइज टू ए फ्लावर, वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो गया, वो उसके फ्लावर आएंगे, तो अब यही सेल क्या होंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट होंगी और क्या बनेगी बेटा जब यहाँ पे फ्लावर बनेगी। सचिन हाँ की ना, तो मैं कहूंगा जब ये फ्लावर बनेगी तो चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, चेंज होगी। अरे हाँ या ना, डालो हेड, रिप्रोडक्टिव एपेक्स। तो सर क्या जरूरी है कि वैसे ही बनेगा टिप पे? चलेगा, इन्होंने बात की है कि सर जरूरी है कि टिप पे आएगा, मैंने कहा नहीं जरूरी नहीं है मेरे भाई टिप पे आएगा। वो कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं या तो ऑक्सिलरी बड के पास आएगा या फिर आएगा भाई लेटरल ब्रांच पे आएगा, तो अगर लेटरल ब्रांच पे आता है तो उसकी टिप पे आएगा मेरे भाई यहाँ पे, और अगर बड पे आता है तो भी उस ऑक्सिलरी बर्ड के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो अपने आप को क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहां पे क्या आएगा बेटा जब का फ्लोर आएगा, क्या आएगा फ्लोवर। तो हम बात करते हैं फ्लोर जब आता है तो मेरिस्टेम सेल में क्या घटनाएं घटित होती है, हम उनकी बात करते हैं यहाँ। अरे हाँ या ना, एक्चुअली ये काम अपने आप नहीं होता है, जैसे आप कहते हैं हमारी बॉडी में सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, या मैं कहूँगा डिफरेंट टाइप का नर्वस कंट्रोल इन्वॉल्व है। जैसे आप लोग अगर कॉमन अपने साथ लिंक करते हैं 10th क्लास को, तो 10th क्लास को लिंक कीजिएगा। आप ये कहते हैं सर जैसे ही एक मेल और फीमेल एक प्यूबर्टी की एज में पहुंचा, वो 10 से लेकर 12 साल की एज में पहुंचा, उसकी बॉडी में हार्मोन बने एफएसएच, उसकी बॉडी में हार्मोन बना बेटा जी आपके एफएसएच की वजह से आ गया बेटा, जहाँ पे आपने कहा सर वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गया, वहाँ पे एंड्रोजन बनना शुरू हो गया, या फीमेल के केस में एस्ट्रोजन बना, फीमेल के केस में प्रोजेस्टेरोन बना, और ये हार्मोनल चेंज हुआ, जिसकी चेंज की वजह से फीमेल की और मेल की बॉडी में क्या है बेटा जी यहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो गए। तो कोई पूछे आपसे कि एक बच्चा है जो कि वैसे प्यूबर्टी अटेंड नहीं किया उसमें, और अब ये बड़ा हो गया, इसने प्यूबर्टी अटेंड कर लिया और उसकी बॉडी में चेंजेस आ गए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चेंजेस? द हार्मोनल चेंज, हार्मोनल चेंज, हाँ कि ना। वैसे ही प्लांट में भी हार्मोनल चेंज होता है, और हम ये कहते हैं केमिकल बनता है, उसका नाम होता है फ्लोरिजन। क्या नाम होता है? फ्लोरिजन। इट इज सिंथेसाइज्ड विद इन द लीफ। वो कहाँ बनता है? लीफ। हमने नाम बोल दिया फ्लोरिजन, ये नाम रखा गया बिकॉज फ्लोरी बोले तो फ्लावर, जन बोले तो जेनेसिस, मतलब पैदा करना, एक ऐसा केमिकल जो फूल को पैदा करेगा वो क्या कहलाएगा? फ्लोरिजन। तो एक्चुअली क्या होने वाला है,
फ्लोरिजन बनने वाला कहाँ है बेटा जी? आपके लीफ में, बट इट गेट ट्रांसफर टू द एपेक्स पार्ट। वो किसके पास ट्रांसफर हो गया बेटा जी? एपेक्स के पास, और वहां जाके मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बेटा जी डिफरेंशिएशन कोज करेगा, वहां पे उनका मैच्योरेशन कोज करवाएगा। क्या कोज कराएगा? मैच्योरेशन। इसका क्या मतलब है फ्लावर मेरिस्टेम में उतर जाएगा। कि अब तक उस मेरिस्टेम का काम था कि अपने आप को डिवाइड करना, अब उस मेरिस्टेम का फंक्शन हो गया फिक्स, और उसने क्या किया यहाँ पे सेपल को, पेटल को, एंड्रोशियम को, गाइनोशियम को गिव राइज कर दिया। मैं कहूंगा अगर ऐसा हो जाए यहाँ पे सारा का सारे पार्ट अपने आप को डिफरेंशिएट कर ले और यहाँ पे डिफरेंट फ्लोरल पार्ट बन जाएंगे, तो मैं कहूंगा एक्चुअली अब ये जो सूट की टिप है, अब ये जो सूट की टिप है, अब ये सूट टिप नहीं है, अब ये क्या बन गई? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव टिप बन चुकी है। क्या बन चुकी है? अब इसने क्या बना दिया? फ्लोर बना दिया। फ्लोर बना दिया तो उसमें उसके ऊपर क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। कैसा? सेक्सुअल। हाँ कि ना? अरे बात समझ में आई मेरे भाई? तो जरा हेडिंग डालेंगे बेटा जी, रिप्रोडक्टिव एपेक्स। ये इसकी थोड़ी चलती है। किसकी थोड़ी? नहीं, ये कहानी खत्म हो गई, हम अगले टॉपिक पे आ गए। रूट एपेक्स। नहीं, मैंने कहा पत्ते में सिंथेसाइज होता है, पत्ते की मेसोफिल जो सेल है वो उसे सिंथेसाइज करती है, पत्ते के सेल। हाँ जी हाँ जी, लिखिएगा गुड़िया, लिखो 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 लिखो। Composition of root apex। आपको मैंने हेडिंग डलवाई, हाँ, रिप्रोडक्टिव एपेक्स। हाँ बराबर बोलिए, पहले लिखो उसका लिखो, पहला लाइन लिखो स्टार बना के बेटा। द मेरिस्टेमेटिक सेल start differentiation under the influence of florism. Under the influence of florism hormone. And give rise to the different floral structure. That is sepal, petal, stamen and carpel. And give rise to the different floral structure like sepal, petal, stamen and carpel. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी। The first structure that form is sepal, and carpel is the last structure that form in a flower. Sepal is the first structure that form, and carpel is the last structure that form in a flower. The type of the flower that is hypogynous, epigynous, perigynous. That is hypogynous, epigynous and perigynous depend upon insertion of carpel in respect to other floral structure. मीन्स लॉजिक वाली बात है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा, सब बातें आप पहले पढ़ चुके। तीनों नाम आपने पहले सुने हैं ना बेटा जी? अब वो इस टाइम पे डिसाइड हुआ है कि भैया जो कार्पल बनी वो कहाँ बनी है, क्या वो उन सबके ऊपर बन के तैयार हुई है भैया जो उनके अंदर इंसर्ट हो गई यहाँ पे। तो आप ओवरी की लोकेशन क्या रहेगी उसके बेसिस पे आपने कह दो कि तीन टाइप की कंडीशन डिसाइड हो जाएगी। सोचो अगर ऐसी कंडीशन है और ओवरी ऊपर रहेगी तो कंडीशन क्या बन जाएगी? हाइपोगाइनस।
सर वो सेम रिंग पे है तो क्या बन जाएगा, पेरिकाइनस। सर ये थैलेमस वगैरह ऐसे इंक्लोज कर लेगा तो क्या बन जाएगा, एपिकाइनस। तो वो कैसा फूल बनता है वो इसी टाइम पे क्या होता है बेटा, जब फिर डिसाइड होता है, वो डिपेंड करता है इंसर्शन पे। किसके इंसर्शन पे, कि कार्पल कहाँ इंसर्ट हुई है रेस्पेक्ट टू द अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर, उसकी भी यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होगी। एक छोटी सी लाइन मेरे भाई, अभी आप लोगों ने शेप बनाई थी बेटा जी, इस तरह की शेप है, वो शेप कैसी होती है, डोम शेप। कैसी होती है, और आप कैसे शेप बना रहा हो बेटा जी, यहाँ पे फ्लैट। कैसे बना रहा हूँ, एक लाइन और लिख लो बेटा जी, वेजिटेटिव डोम शेप एपेक्स, वेजिटेटिव डोम शेप apex become flat।